So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं नए चैप्टर के लिए। हमने वर्क एनर्जी पावर कर लिया, रोटेशनल मोशन कर लिया। आज हम करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी बच्चों आज अपन बेसिक नॉलेज लेंगे कि कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, न्यूटन्स के जो तीनों लॉज है उनके बारे में। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना ही है। हमारी सीरीज चल रही है बच्चों सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो हर वीडियो की, जैसे इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो अपने। सो चालू करते हैं बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए पॉइंट मास क्या होता है। ओके, तो पॉइंट मास क्या है बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एज अ पॉइंट मास कंसीडर करोगे ड्यूरिंग अ मोशन ऑफ ए गिवन टाइम, सो इट्स कवर्ड डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने खुद के साइज की कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उसको आप पॉइंट मास बोलोगे बच्चों। अपन जनरली फिजिक्स में जो है ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ही कंसीडर करते हैं। ओके, द ऑब्जेक्ट विद जीरो डायमेंशन, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं हो बच्चों, उसको अपन बोलेंगे पॉइंट मास। और पॉइंट मास इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। बस पॉइंट मास एक्चुअली में है क्या? कुछ आपने मैथमेटिकल कंसेप्ट मान लिए या किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे तरह से मान लिया ताकि उसको मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकें, तो उसको हम मानते हैं पॉइंट मास। बच्चों सबसे पहले एनएलएम की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है इनर्शिया से। तो इनर्शिया एक क्वालिटी बच्चों, एक प्रॉपर्टी है सभी बॉडीज की, ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वो प्रॉपर्टी है जिससे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट, चाहे वो रेस्ट में है चाहे यूनिफॉर्म मोशन में है, कांट चेंज नहीं कर सकता बच्चों। ओके, उसको बोलते हैं अपन इनर्शिया की प्रॉपर्टी। इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों ये लाइन आई हुई है एआर पैटर्न में कि इनर्शिया जो है कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक ओनली प्रॉपर्टी है बॉडी की जो मास पर डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। ओके, इनर्शिया की ना तो कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है। ओके, जैसे दो बॉडीज है बच्चों जिनका मास इक्वल है, जैसा कि फोर्थ पॉइंट में आप देख रहे हो, जैसे दो बॉडीज है जिनका मास इक्वल है, वन इन मोशन एंड अनदर इज रेस्ट, तो एक तो मोशन में और दूसरी रेस्ट में, तो उनका इनर्शिया क्या होगा बच्चों? सेम होगा, बिकॉज इट इज अ फैक्टर ऑफ मास ओनली, डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। तो अगर दो बॉडी है जिनका मास सेम है तो उनका इनर्शिया भी सेम होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एक जो है रेस्ट में, दूसरी जो है मूवेबल है। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम क्या है बच्चों? लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। इसका मतलब मास के साथ अगर वेलोसिटी आप ऐड कर दो तो वो लीनियर मोमेंटम बन जाएगा। ओके, या एक डेफिनेशन और होती है, इट इज द मेजर इन टर्म्स ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑन बॉडी इन ए यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? किसी की पर्टिकुलर सेकंड में या पर सेकंड में आप जो बॉडी को रिक्वायर्ड चाहिए फोर्स रोकने के लिए, वो मोमेंटम होता है। एक्चुअली में न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन है लीनियर मोमेंटम, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी होता है। ओके, अगर डी टी वन हो जाएगा तो एफ जो होगा वो डीपी के इक्वल हो जाएगा। सो इट इज आल्सो मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम को किससे लिखते हैं बच्चों? एम इंटू वी से। तो मोमेंटम क्या है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ पे वी जो है, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर है बच्चों। तो अगर आप इसको वेक्टर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पी वेक्टर विच इज इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर। ओके, वेयर मास जो है बच्चों वो तो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब जो मोमेंटम हो गया लीनियर मोमेंटम, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों डायरेक्शन में कैसे लिखोगे? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, बिकॉज मास की तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं, बिकॉज वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब इसकी यूनिट निकालोगे बच्चों आप, तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये टोटल किसके इक्वल आ गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड इन ऐसा यूनिट। और अगर आप सीजीएस में निकालोगे बच्चों, तो सीजीएस में किलोग्राम को लिख लो कि ग्राम, मीटर को लिख लो कि सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। इस तरह से अगर आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा बच्चों? m1l1 t-1 के। ओके, अब बच्चों अगर आप v और m में ग्राफ खींचोगे तो v जो हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया m के। अगर यहाँ से मैं इसको यहाँ सेंड कर दूं, इस p बाई एम, v किसके इक्वल हो गया? p बाई एम के। तो v और m में ग्राफ खींचोगे तो बच्चों कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ये ग्राफ कब खींचा जाएगा? जब मोमेंटम कांस्टेंट हो। तो m किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? v के। तो v और m में आप ग्राफ खींचोगे तो कैसा जाएगा बच्चों? ऐसा आएगा, डिक्रीज होता हुआ। ओके,
अगर दो बॉडीज है बच्चों या दो ऑब्जेक्ट है जिनके मास डिफरेंट है लेकिन मोमेंटम सेम है, ओके, तो आप क्या लिखोगे, मोमेंटम सेम है तो m1v1 विच इज इक्वल टू m2v2, इसको बोलते हैं मोमेंटम सेम है। तो अगर आप वेलोसिटी का रेशियो निकालोगे v1 बाई वी2, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, m2 बाई m1 के। या मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ बच्चों v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के, जब p कांस्टेंट होता है, ओके। और जब मास कांस्टेंट होता है तो मोमेंटम जो है वो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, बिकॉज p इक्वल टू क्या होता है बच्चों, mv, ओके। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट हो बच्चों जो सेम वेलोसिटी से जा रहे हो, इसका मतलब v कांस्टेंट हो गया तो p किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m के। तो बच्चों ये चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, p इक्वल टू mv। अगर p कांस्टेंट हुआ तो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v के, अगर v कांस्टेंट हुआ तो p प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के, ओके। और अगर m कांस्टेंट हुआ तो p प्रोपोर्शनल हो जाएगा v के, ओके। जैसे p और v में ग्राफ खींचोगे आप तो m कांस्टेंट मानोगे तो कैसा आएगा, जैसे जैसे p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v के, इसका मतलब जैसे जैसे मैं p इंक्रीज करूंगा v भी इंक्रीज होगा, तो ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसी तरह से मैं p और m में ग्राफ खींचता हूँ जब v कांस्टेंट हो, ओके। जब v कांस्टेंट होगा तो p जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m के, इसका मतलब ये जब इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बच्चों, इसको बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉस ऑफ इनर्शिया, ओके। ये बोलता है कि बच्चों अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी मूवेबल है तो वो मूवेबल ही रहना चाहती है जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दो, ताकि वो उसकी स्टेट जो चेंज कर सके। अगर रेस्ट में है तो उसकी स्टेट चेंज कर देगा, उसको मोशन में ले आएगा, और अगर वो मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके आप उसको रेस्ट में ला सकते हो, ओके। इसको क्या बोलते हैं बच्चों आप, लॉज ऑफ इनर्शिया, ओके। दूसरी बात, अगर इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज, ओके। अगर बॉडी पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, ओके। अब बच्चों इसमें बहुत सारी थ्योरी आती है जो कि नीट में जनरली पूछी नहीं जाती है, कि इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ द मोशन, तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको जनरली डेफिनेशन भी नहीं आती है, एनएलएम की फर्स्ट डेफिनेशन बताओ, ऐसा थोड़ी नीट में सवाल आता है जेई में, ये बस आनी चाहिए आपको, ये स्टार्टिंग है, बेसिक है, थोड़ा आना चाहिए आपको बस। जैसे बच्चों आपको देखा होगा, इसके एक दो एग्जांपल हैं कि जैसे आपने देखा होगा कोई घुड़सवार बैठा है हॉर्स राइडिंग पे, तो वो जैसे एकदम से आगे जाएगा तो बॉडी पीछे आ जाएगी बच्चों, तो ये इनर्शिया ऑफ द रेस्ट या मोशन ऑफ द रेस्ट के एग्जाम्पल है जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ रखे हैं, ओके। तो इसको अपन स्किप करते हैं बच्चों, अपन चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पर। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है बच्चों, वो बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब डीपी बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डीपी बाई डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मतलब एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीपी बाई डी के, ओके बच्चों। तो अगर फिजिक्स में आप प्रोपोर्शन हटा के आप इक्वल का साइन लाओगे बच्चों तो एक कांस्टेंट लेके आएगा, यहाँ पे इस कांस्टेंट को हमने लिख दिया के, ओके। तो अब सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू हम ए कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे एफ किसके इक्वल आ जाएगा, डीपी बाई डी के। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के, तो ये डी बाई डी टी ऑफ एम वी हो जाएगा। अब बच्चों दो चीजों पर डिपेंड कर सकता है, अगर मास वेरिएबल हो तो वी डी एम बाई डी टी हो जाएगा, अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो तो एम डी वी बाई डी टी हो जाएगा। जनरली जो है मास वेरिएबल नहीं होता है, देखो मास वेरिएबल दो तीन जगह हो सकता है, एक तो रॉकेट इंपल्सन में भी होता है मास वेरिएबल, तो उन जगह वो फॉर्मूला काम में आता है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इसको एम डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हो या वी डी एम बाई डी टी भी लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे जनरली अपन मास कांस्टेंट मानते हैं, इसलिए अपन ने इसको लिखा है एम डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, एम डी वी बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, एम ए, वेयर ए इज द डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। इसका मतलब एफ इक्वल टू एम ए जो है वो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो इजीली, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके बच्चों। अब बच्चों फोर्स की भी है कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स है बच्चों ये। जैसे फोर्स क्या है, फोर्स का एक एक्सटर्नल इफेक्ट है जो या तो पुश हो सकता है या पुल हो सकता है, ओके, जो बॉडी की स्टेट को चेंज करने का ट्राई करता है। जैसे अगर वो रेस्ट में है तो उसको मूव करने का
और जो मूवेबल है उसको रेस्ट में लाने का। ओके, या तो उसको स्टॉप कर देगा या उसको ट्राई करेगा स्टॉप लाने का। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, या तो वो उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा या उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा या दोनों को चेंज कर सकता है। जैसे बच्चों ये u इक्वल टू 0 है और आपने एक फोर्स लगाया। ओके, तो इनिशियल ये रेस्ट में था और फाइनल भी ये रेस्ट में है, तो बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, हेयर फोर्स इज ट्राइंग टू चेंज स्टेट ऑफ द रेस्ट। जैसे बच्चों कोई दीवार है, दीवार नहीं, जैसे कोई मान लो कोई भी बेड है, आपने उसको धक्का दिया लेकिन वो पहले भी रेस्ट में था और बाद में भी रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने का ट्राई कर रहे हो। ओके, अब जैसे बच्चों u इक्वल टू 0 है लेकिन v 0 नहीं है, मतलब बॉडी अब चलने लग गई बच्चों, तो आपने क्या करा, बॉडी स्टार्ट मूविंग। इसका मतलब जो है फोर्स जो है वो चेंज कर रहा है स्टेट ऑफ रेस्ट को, वो उसको मूवेबल करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब जैसे u 0 नहीं है बच्चों, मतलब ये इनिशियली भी चल रहा था और आपने इसको फोर्स लगा दिया और ये इसके पास वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ओके, सॉरी डायरेक्शन तो वही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया इसका बच्चों, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में जा रही थी आपने फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाया तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। ओके, लेकिन ये जिस डायरेक्शन में जा रही थी आपने इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया फोर्स, तो ये कुछ टाइम बाद में क्या होगा बच्चों, ये स्टॉप हो जाएगी। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों सर्कुलर मोशन में। जैसे अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की चेंज होती है, स्पीड की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, क्योंकि स्पीड की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड तो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी में क्या आता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड चेंज नहीं होता है। ओके, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों, या फोर्स में बोलूं, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये अपन टाइप ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस है। जैसे अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे इलिप्टिकल भी हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि फोर्स जो होता है वो एक एंगल पे लगता है बच्चों, एक्स एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं बच्चों वेलोसिटी के। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जो कि अपना एनएलएम के बाद में जस्ट सर्कुलर मोशन ही पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो केवल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज रहेगी। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि फोर्स जो होगा वो एक एंगल पे लगेगा और वेलोसिटी की जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे। ओके, जैसे फोर्स के लिए आप बच्चों डायमेंशन निकालोगे तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आप सबको पता है, m1 l1 t-2 आता है। इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और सीजीएस में आता है बच्चों डाइन। इसकी जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स होती है वो होती है किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स। ये अभी पढ़ेंगे बच्चों किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स क्या होता है। जैसे एक न्यूटन को आप डिफाइन करना चाह रहे हो तो F इक्वल टू एम ए होता है बच्चों। तो अगर बॉडी 1 kg की है और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रही है तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो कितना है बच्चों, 1 न्यूटन। इसी तरह से आप 1 डाइन लिखोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, अगर 1 ग्राम की बॉडी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट है तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, 1 डाइन। और 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। डाइन बच्चों ये भूत वाली डाइन नहीं है, ये डाइन फोर्स है सीजीएस में। ओके ओके, जैसे बच्चों किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स ये दो ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स की। तो किलोग्राम फोर्स क्या बोलते हैं बच्चों, अगर किसी बॉडी का मास 1 kg और उसमें एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो आप उसमें जो 1 किलोग्राम फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 9.8 न्यूटन के। और ग्राम फोर्स उसको बोलते हैं अगर बॉडी 1 ग्राम की है और उसमें 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब 1 ग्राम फोर्स किसके इक्वल होता है, 980 डाइन के। दूसरी बात बच्चों, F इक्वल टू एम ए तभी वैलिड होगा जब फोर्स इज चेंजिंग इज द स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन। ओके, एंड द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड फाइनाइट। तभी अगर मास वेरिएबल हो या बॉडी की रेस्ट और मोशन में ना हो, मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तब F इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते आप, बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो होगा तो F जीरो हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो एक बार एम को बाहर रखोगे डी वी बाई डी टी करोगे, फिर एक बार वी को बाहर रखोगे डी एम बाई डी टी करोगे। ओके,
ये न्यूटन सेकंड लॉ तब है बच्चों जब वेरिएबल मास हो। ओके, अब बच्चों अगर फोर्स के तीन कंपोनेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, जैसे एफ ये दे रखा है आई केप जे केप के केप में, और एक्सेलरेशन में दे रखा है आई केप जे केप के केप में, तो एफ एक्स कैसे निकालोगे बच्चों, एम इंटू ए एक्स, एफ वाई कैसे निकालोगे, एम इंटू ए वाई, एफ जेड कैसे निकालोगे, एम इंटू ए जेड, और तीनों की वैल्यू पुट कर दोगे आप इसमें। ओके, अगर कोई बॉडी बच्चों कांस्टेंट स्पीड से जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगा मोशन के लिए या मूवेबल होने के लिए, बिकॉज कांस्टेंट स्पीड है तो बच्चों वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ओके, अब बच्चों अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन, व्हेन फोर्स इज रिटर्न विदाउट डायरेक्शन, अगर कोई फोर्स विदाउट डायरेक्शन लिखा जा रहा है तो पॉजिटिव फोर्स को आप रिपल्सिव मानोगे और नेगेटिव फोर्स को क्या मानोगे बच्चों, अट्रैक्टिव मानोगे। जैसे पॉजिटिव फोर्स क्या बच्चों, दो सिमिलर चार्ज के बीच में पॉजिटिव फोर्स लगता है और दो अपोजिट चार्ज के बीच में नेगेटिव फोर्स लगता है। ओके, अब बच्चों इस अपने यूनिवर्स में बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस हैं। जो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर बच्चों, ये AEEE 2002 में आया हुआ सवाल है। ये कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे लग रहे होंगे जो आपको ऐसा लगा ये किसी काम में नहीं आएंगे, लेकिन बच्चों इन पे भी सवाल दिए हुए हैं पीछे। ओके, सो न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स जो बच्चों वो वीकेस्ट फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज सबसे ज्यादा और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज सबसे कम, और बीच में कौन सा फोर्स आता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, और रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर रेशो लोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻43 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, फिर आता है बच्चों कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स वो होता है जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और वेरिएबल फोर्स क्या होते हैं, जो या तो टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल होगा या पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल होगा। तो टाइम डिपेंडेंट फोर्स क्या होते हैं बच्चों, in case of impulse or motion of a charged particle in alternating electric field the force is time dependent। तो देखो बच्चों, और पोजीशन डिपेंड क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये पोजीशन पे डिपेंड है, दो चार्ज के बीच में कूलॉम फोर्स लगता है वो पोजीशन पे डिपेंड है। और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट कैसे होता है बच्चों, जैसे विस्कस फोर्स होता है, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को आप एक्सेलरेट कराओगे तब भी QV भी sin थीटा फोर्स लगता है बच्चों, तो ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। फिर आता है बच्चों सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं बच्चों, इफ ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। अगर कोई पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स हो वो किसी फिक्स पॉइंट के लिए या फिक्स पॉइंट के अराउंड, या तो वो उसके अलोंग हो या उससे अवे हो, तो उसको आप बोलोगे बच्चों सेंट्रल फोर्स या नॉन सेंट्रल फोर्स। ओके, तो जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो ये इसके डायरेक्शन में है बच्चों। कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो ये इसके अलोंग हो गया। जैसे कोई न्यूक्लियस है बच्चों अल्फा पार्टिकल है तो ये इसके जो अलोंग या अवे है बच्चों, तो वो तो हो गया सेंट्रल फोर्स। अदरवाइज जो है सारे क्या होंगे बच्चों, नॉन सेंट्रल फोर्स है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है वर्क एनर्जी पावर में, आप वहां जाके देख सकते हो बच्चों। ये आपको याद भी रखने हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलास्टिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स। अब बच्चों कॉमन फोर्स आते हैं मैकेनिक्स में, वो अपने को ध्यान होने चाहिए। ये अभी तक तो बेसिक था बिल्कुल। ओके, कुछ कॉमन फोर्स हैं, जैसे बच्चों वेट की बात करते हैं। वेट क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स विच कैन अर्थ अट्रैक्ट। तो फोर्स वो फोर्स है वेट बच्चों जो अर्थ जो होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, फिर आता बच्चों टेंशन। अब टेंशन के लिए बच्चों आप इसको देख सकते हो, जैसे आपने किसी रस्सी को पुल किया तो ये यहाँ पे टेंशन बॉडीज होगा। ये आपने क्या करा बच्चों, पुली बांध दी ये एक ब्लॉक से। ये सारे अभी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट में, यही सवाल है बच्चों एनएलएम में, आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए कुल मिला के। तो एक्चुअली में अपन पढ़ेंगे टेंशन क्या है। व्हेन अ कॉर्ड, कॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे रॉप हो सकती है बच्चों, केबल हो सकता है, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, इज अटैच टू ए बॉडी एंड पुल टॉर्ड द कॉर्ड पुल्स ऑन द बॉडी विद अ फोर्स। तो देखो बच्चों ये कॉर्ड जो है ये बॉडी को पुल कर रही है ना। ये टी जो है बच्चों ये टेंशन है। फोर्स टी वेक्टर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, तो बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग टू द कॉर्ड। बच्चों ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन सोल्व में या बेसिक में बहुत काम आएंगी। ये पढ़ाने का रीजन यही है, नहीं तो डायरेक्ट सवाल करा सकते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग टू द कॉर्ड, इसका मतलब बॉडी से तो दूर और
कॉर्ड की तरफ। ओके, द फोर्स इज ऑफ्टन कॉल्ड अ टेंशन फोर्स बिकॉज द कॉर्ड इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ टेंशन। ओके, इसका मतलब इसमें खिंचाव आएगा बच्चों, इस रस्सी में जो है या इस कॉर्ड में जो है वो खिंचाव आएगा, इसलिए इसको बोला अपन ने टेंशन फोर्स। which means that is being pulled taut. The tension in the cord is the magnitude T of the force on the body. For example, if force on the body of the cord is magnitude T equals to 50 न्यूटन, तो टेंशन इन द कॉर्ड भी कितना आएगा बच्चों, 50 न्यूटन आएगा। उसका मतलब ये आपने इसको 50 न्यूटन से आप इसको पुल कर रहे हो, इस बॉडी को जो इस रस्सी से बंधी हुई है बच्चों, इस कॉर्ड से बंधी हुई है, तो अगर आपने इसको 50 न्यूटन से पुल किया तो इस कॉर्ड में जो टेंशन आएगा वो भी 50 न्यूटन ही आएगा। जैसी सिचुएशन यहाँ पे भी दे सकते हो, अगर आपने इसको 50 न्यूटन से पुल करा तो ये 50 न्यूटन पुली से होता होगा यहाँ पे आएगा। जैसे आपने इस ब्लॉक को 50 न्यूटन से पुल करा बच्चों, तो अपन ऐसे मानते हैं कि ये जो पुली है ये मासलेस है, ओके, फ्रिक्शनलेस है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी बच्चों फोर्स जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा है। तो आप जितने टेंशन से इसको खींचोगे बच्चों उतना ही टेंशन यहाँ पे आएगा। ओके, तो ए कॉर्ड इज ऑफ्टन सेड टू, देखो बच्चों मासलेस आ गया। मासलेस का मीनिंग ये नहीं है बच्चों कि इसका कोई मास नहीं है, मीनिंग इज मास इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द बॉडीज मास, है ना। तो मासलेस का मतलब है कि इसका जो मास है वो बॉडी के जो मास है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है और अनस्ट्रेचेबल है। अनस्ट्रेचेबल का मतलब बच्चों उसमें कोई खिंचाव नहीं है, नहीं तो उसमें भी इलास्टिक एनर्जी आ जाएगी। ओके, द कॉर्ड देन एग्जिस्ट ओनली इन कनेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। बस अपने को इतना पता होना चाहिए ये कॉर्ड जो है दो बॉडीज के बीच में कनेक्शन के लिए है। ओके, जैसे ये अपना हैंड है और ये ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन के लिए। जैसे ये अपना हैंड है ये ब्लॉक है, इन दोनों बॉडीज के बीच में कनेक्शन के लिए। ओके, फिर पढ़ते हैं बच्चों अपन न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है बच्चों, एक्शन रिएक्शन है, ये आप सबने पढ़ रखा है। ओके, अब बच्चों इसके लिए दो बॉडीज की कांटेक्ट होना जरूरी है, ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी न्यूटन्स थर्ड लॉ आप पढ़ोगे इसके लिए दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट्स या कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। कॉन्टैक्ट के बिना आप न्यूटन्स थर्ड लॉ नहीं लगा सकते। तो टू बॉडीज आर सेड टू बी इंटरेक्ट व्हेन दे पुश और पुल टू ईच अदर। अब दो बॉडी इंटरेक्ट में कब बोलेंगे बच्चों, जब वो एक दूसरे को या तो पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो। दैट इज व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द अदर बॉडी। तो अगर किसी एक बॉडी पर दूसरी बॉडी की वजह से फोर्स लग रहा है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी। ओके बच्चों, जैसे सपोज करो ये पोजीशन है बुक बी, ये रहा बच्चों ये बुक बी दिख रही है आपको, इट लीन्स अगेंस्ट अ क्रिएट सी। ओके, ये इस पर टिकी हुई है बच्चों। देन द बुक क्रिएट इंटरेक्ट, देन द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ बी अपॉन सी ऑन द बुक फ्रॉम द क्रिएट। तो बुक जो है वो क्रिएट पे कितना फोर्स लगा रही है बच्चों, एफ बी सी, जो इधर लग रहा है बच्चों। ओके, और ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा जो इधर लग रहा होगा बच्चों। ओके, तो कुल मिला के दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, बिकॉज ये बॉडी जो है बच्चों वो इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब यहाँ पे एक फोर्स की और बात होती है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यूं, जो इसके वेट को बैलेंस करके रखता है। अगर यहाँ पे ये mg लग रहा होगा, जो इसका वेट है उसको बैलेंस करने के लिए कौन होगा बच्चों, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है बच्चों, when two bodies interact the force on the bodies from each other are always equal in magnitude and opposite in direction। ये आपने सबने पढ़ रखा है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि ये बुक जो है इस क्रेट पे जितना फोर्स लगाएगी बच्चों, ये क्रेट उस बुक पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ये दोनों जो होंगे इक्वल और अपोजिट होंगे। ओके, अगर वेक्टर में लिखोगे बच्चों तो बी जो सी पे फोर्स लगाएगा वो जस्ट अपोजिट होगा, जो सी जो होगा वो बी पे फोर्स लगाएगा, मतलब इक्वल और अपोजिट हो गए। अब बच्चों इस थर्ड लॉ का क्या काम है अपनी डेली लाइफ में, स्विमिंग जो है बच्चों वो थर्ड लॉ की वजह से पॉसिबल होती है। जैसे आप हाथों को पीछे की तरफ धक्का देते हो तो बच्चों आप आगे जाते हो। जैसे गन फायर होती है तो बच्चों बुलेट जो है वो आगे जाएगी और गन जो है वो रिकॉइल होगी। बाकी तो बुलेट जो होगी, बुलेट का तो होगा एक्शन, और गन जो होगी वापस रिकॉइल होगी बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हो जाएगा रिएक्शन। जैसे बच्चों आप अगर आप चलते भी हो बच्चों तो आप पैर का जो एंकल होता है इसको आप पीछे की तरफ धक्का देते हो, तभी तो आप आगे चलते हो बच्चों। फिर बात करते हैं बच्चों इंपल्स की। इंपल्स क्या है बच्चों, लार्ज फोर्स जो है वो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लगे तो आप उसको बोलोगे इंपल्स। ओके, तो एन इंपल्स फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो इंपल्सिव फोर्स जो होता है वो, जैसे बच्चों एक इसका जस्ट एग्जांपल बताते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट पे बैट पे जो बॉल आती है वो थोड़े से टाइम के लिए आती है, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए, और आप इस पर बहुत सारा फोर्स लगाते हो तभी तो वो बाउंड्री के बाहर जाती है। तो लार्ज फोर्स लगेगा बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए।
बिल्कुल मिली सेकेंड में बॉल जो होती है वो बैट के कांटेक्ट में रहती है, उसके बाद में या तो वो बाउंड्री के बाहर जाती है या आउट हो जाते हो। तो एन इम्पल्सिव फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट चेंज द फर्स्ट फ्रॉम ये जीरो से मैक्सिमम पे जाएगा, देन मैक्सिमम से वापस जीरो पे जाएगा। इन सच केस वी मेजर द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक्चुअली में इम्पल्स जो है बच्चों वो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में अपने को नॉलेज देता है। ओके, तो इम्पल्स कैसे निकालोगे बच्चों, एफ डी टी लिमिट लगा दोगे T1 से लेकर T2 तक, ये इम्पल्स आता है। इम्पल्स जो है वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, इसकी डायरेक्शन जो होती है फोर्स की डायरेक्शन में होगी। ओके बच्चों, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड या ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी M1L1T-1। ओके, अब बच्चों किसी भी फोर्स टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल लोगे तो वो आपको क्या देगा, इम्पल्स देगा। जैसे आपने इसका एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एफ इंटू टी करोगे आप, तो आपके पास क्या आ गया, ये इस ग्राफ का इम्पल्स आ गया। मतलब एफ टी ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल लोगे तो आपको क्या देगा बच्चों, इम्पल्स देगा। ओके, इफ एफ एवरेज इज द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स देन आप इसको एफ डेल्टा टी भी लिख सकते हो बच्चों। ओके, ये इसी से आया हुआ, देखो इंटीग्रेशन एफ डी टी T1 से T2, आपने इसको एफ एवरेज रख दिया तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया बच्चों, और ये डी टी से T2 से T1 रखोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों, इम्पल्स के 3 फॉर्मूले हैं, एक तो एफ डेल्टा टी, ओके, एक डेल्टा पी मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स आप कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा पी से या एम डेल्टा वी से या एफ डेल्टा टी से। ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं बस आपको, कि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डेल्टा टी या डेल्टा पी या एम डेल्टा वी। ओके बच्चों, तो इम्पल्स कहाँ कहाँ काम में आता है लाइफ में, हिटिंग में, किकिंग में, कैचिंग में, जंपिंग में, डाइव करोगे, कोलिजन होगी, तो सारे में इम्पल्स काम में आता है बच्चों, बिकॉज इसमें क्या होता है, लार्ज फोर्स लगता है स्मॉल टाइम के लिए। ओके बच्चों, तो अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, एफ डेल्टा टी, डेल्टा पी, और डेल्टा पी को आप और क्या लिख सकते हो बच्चों, एम डेल्टा वी। ओके, तो जैसे जैसे बच्चों टाइम इंक्रीज होगा, डेल्टा टी इंक्रीज होगा, एवरेज फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, एवरेज फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इम्पल्स डिक्रीज हो जाएगा। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों, तो जैसे आप क्रिकेट में कैच पकड़ते हो तो आप अपने हाथों को पीछे ले जाते हो ताकि आप क्या करते हो, टाइम बढ़ा देते हो, जिससे एवरेज फोर्स जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और आपके हाथों में चोट नहीं लगती बच्चों। ओके, तो ये आज अपना बेसिक लेक्चर रहा है बच्चों। कल अपन देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम और सारे केसेस, टेंशन, जो भी पुली मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, वो सब। ओके, तो प्लीज स्टे ट्यून ऑन द चैनल, लाइक सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और शेयर तो करना ही है। थैंक यू।